बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज वीक का पहला दिन है, मंडे है। आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहा होगा। और सुबह का आगाज़ हुआ, अच्छी खासी बारिश भी हुई, मौसम खुशगवार हो गया। दुआ अल्लाह ताला से यही है इस खुशगवार मौसम के असरात भी खुशगवार रहें। अलबत्ता बारिश की वजह से डेंगू का ख़तरा मंडरा रहा है, उसकी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आगे चल के हमने वो भी खबर डिस्कस करनी है। लेकिन बारिश ही की वजह से बहुत सारे इलाकों में ट्रिपिंग के वाक़यात हुए। बिजली अभी भी बहुत सारे इलाकों में बंद है। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाकों में क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात, बहुत सारे लोगों को घंटों बिजली की तवील बंदिश का सामना रहता है। बैकअप क्या होता है, क्यों लोगों की मुश्किलात हल नहीं हो पा रही, जबकि दूसरी जानिब जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। बिजली बिल जो हैं वो जलाए जा रहे हैं कि महंगी बिजली अफोर्डेबल नहीं है। टायर शॉप पे भी मैं देख रही थी 26,000 रुपये बिल आ गया। एक मुलाजिम किसी के घर में काम करता है, जो वो कह रहे जी मेरे 2 कमरों का घर है, मुझे 8,000 रुपये बिल आ गया। मतलब अब लोग कहाँ जाएं? सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी महीने की कमाई में से बिल ही निकाल देंगे तो बाकी गुजर बसर कैसे होगा? बहुत बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए। खैर, हम प्रोग्राम में दूसरी खबरें भी शामिल करेंगे और इन खबरों की तरफ भी आएंगे। मौजूदा जो सूरत हाल है, अब इससे कैसे निपटना है, इसका हल क्या है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस पर खासी गहरी नज़र रखते हैं। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा। डेंगू के डंक मजीद तेज, 24 घंटों में 18 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में कायम इतवार बाजार इंतजामिया के लिए कमाई का जरिया। इतवार बाजार में व्यापारियों से 500 रुपए बटोरने का इंकशाफ। और जिले इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ कितनी एक्टिव, आज के शो में ये भी बताएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, मैं तो कहूँगी अच्छी बात है आप आज मौजूद हैं। अदरवाइज आप फील्ड में होते या घर होते तो फिर आज आपको हमने एक लंबे टेलीफोन बीपर पे तंग करना था। लेकिन संगीन नौयत का ये मसला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, परेशानी से भी अगर कुछ आगे के ना कि अब लोगों के लिए टेंशन बनती जा रही है, लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते चले जा रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं और समझ कुछ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब एहतजाज लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस एहतजाज को बड़े लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि वाकई ये मेरे ख्याल से ज्यादती से भी कुछ ज़्यादा किया जा रहा है लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिप्रा साहब के शुरू करने से पहले मैं कह दूं कि इनकी बिजली बंद है और ये खुद भी एहतजाज में शामिल रहते हैं। देखिए, मैं तो खुश होता हूँ अगर लोड शेडिंग और बिजली बंद हो तो कम से कम यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे और बिल कम आएगा। आप लोग इस बात से मुत्तफिक नहीं होते, मैं इससे लेकिन बिल इतना ज़्यादा देना तो क्यों ना शेड्यूल्ड हो ना, शेड्यूल्ड हो उसमें ठीक है। अनशेड्यूल्ड होती है उसका पता नहीं कब। चलो जितनी देर बंद हो जाए, खैर यूनिट्स तो नहीं कंज्यूम होंगे ना। आप दफ्तर बैठे हैं इसलिए आप कह सकते हैं। नहीं, घर पे भी जो है वो भी यही चाहते हैं अगर वो आपके साथ है। ट्रांसपोर्ट नहीं ना चलती है। खैर, अब ये बता दें। अच्छा, अब बात आए करते हैं कि आपने एहतजाज की बात की कि मुजाहरे हो रहे हैं, बिलों को नजर आतिश किया जा रहा है। बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जब वहाँ एहतजाज होता है, आवाम सड़कों पर निकलती है तो उनके मसाइल को सुना जाता है और उनको एड्रेस भी किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग टायर जला लें, इमलाक को नुकसान पहुँचा लेंगे, दफातर में तोड़ फोड़ कर लेंगे, लोगों को तशद्दुद का निशाना बना लेंगे, लेकिन ऐवानों तक उसके बावजूद हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने इस बात का नोटिस लिया है, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि अगर आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसमें शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे और उस वक्त गुज़श्ता साल माह अगस्त में जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज हुआ 10 रुपए के हिसाब से, तो लोग सड़कों पे आए, बिल्कुल दफातर के बाहर लाइनें लगी, स्पेशल डेस्क बनाए गए, किस्त की गई, लोगों को डेफर्ड किया गया, अमाउंट्स को डेफर्ड किया गया और उस वक्त कहा गया कि 300 यूनिट्स तक नोटिफिकेशन के ज़रिए कि हम रिलीफ दे रहे हैं, FPA वसूल नहीं किया जाएगा। और हुकूमत सिर्फ 3 महीने भी नहीं ठहरी थी और उसके बाद दोबारा उसको एक साथ की सूरत में वसूल करना शुरू किया, जो अभी जाके एक साथ पूरी हुई है। सही। मुझे वो बताएं
कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और वो गवर्नमेंट जो कि सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आई है, ये आवाम उनसे तवक्कुआ लगा कर बैठ गए हैं कि वो IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं, जो हमने रेवेन्यू जनरेट करके उनको देना है, या उन्होंने जो हमें कहा है कि कीमतें बढ़ाएं, तो वो निगरान सेटअप ये कर लेगा। ये नामुमकिनात में से है। आप ज़रूर है कि आवाम का जो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, वो इससे निकल रहे हैं, एहतजाज का रास्ता अपनाया जा रहा है, उनको तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि लोगों को ये बिल देना होगा। शायद आज नहीं तो कल देना होगा। चले, आपने कह दिया बिल लोगों को देना होगा। अब जो लोग जिनका 2-2 कमरे का घर है, मुझे बता दें, वो उन लोगों को भी अगर 10-15 हज़ार रुपए बिल आ रहा है, तो ये तो चीजें समझ से बाहर है। देखिए, ये मेरा फैसला नहीं है, ये हुकूमत का फैसला है, लेकिन अब कम से कम, अब नहीं मेरे से पूछ नहीं है, अब कम से कम जो बिल है वो 8,000 या 10,000 रुपए, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। चाहे आप उसके बाद जितनी मर्जी अच्छा, इस्तेमाल दूसरी तरफ उसके बाद 100 यूनिट तक, ये मंतक भी तो समझा देना। मैं बताता हूँ ना, 100 यूनिट तक आपका प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है। मुझे बताएं कि आज कौन सा कंज्यूमर है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है? आपने उनके लिए तो रिलीफ रखा हुआ है कि 7 रुपए के हिसाब से या 8 रुपए के। अच्छा, फिर उसमें भी आपने शर्त रख दी है कि पूरा साल 100 यूनिट तक से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। साल में किसी साल में किसी भी महीने में आप 100 से ऊपर जाएंगे तो सारे साल का रिलीफ कैसे मुमकिन है? ये तो फिर आप ना करने वाली बात कर रहे हैं ना। अगर रिलीफ देना है और हकीकी मानों में आप चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, जिससे लाखों कंज्यूमर्स और ये मजदूर तबका और आम जो गरीब आदमी है ये उससे मुस्तफ़ीद हो सके, तो कम अज़ कम आपको 300 यूनिट तक रिलीफ देना है, फिर जाकर फ़ायदा होगा। इस वक्त क्या हो रहा है कि 199 यूनिट्स का बिल आपको आता है 10-11 हज़ार, और 201 यूनिट से आप चलते हैं तो वो आपका 4,000 तक पहुँच जाता है। फिर मुझे बताएं कि 40,000 तक पहुंच जाता है। मुझे ये बताएं कि इस तरह की अमाउंट्स जब 30,000, 40,000, 50,000 रूटीन का बिल है, ये SI साहब भी बैठे हैं, इनका भी 40-45 हज़ार बिल आया होगा, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये रूटीन की बात है कि आप रूटीन की भी यूज़ करें। 2 है ना रहने वाले, 2 लोग हैं घर में, ये तो उसके बावजूद 40-45 हज़ार बिल आ जाए तो आप किस तरह गुजारा करेंगे? तो इसी तरह आपके लाखों लोग हैं शहर में, लाखों कंज्यूमर्स हैं जो 250 से 300 तक वो लोग हैं जो AC नहीं चलाते हैं, जिनके घर में पंखा है, लाइट्स हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या फिर इस्त्री का इस्तेमाल है, वो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। जिनके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री नहीं है, वो 200 तक रहते हैं। मुझे बताएं, आपने 200 तक भी रिलीफ नहीं दिया। आपने तो सबको एक ही लाइन में रख के, और मैं एक और आपको मिसाल दूं, जुमे को मैं बैठा था गुलबर्ग में ऑफिस में, तो वहाँ लोग आ रहे थे, तो गुलबर्ग तो हमारा पोश इलाका है, 4-4 कनाल, 8-8 कनाल पे लोगों के घर हैं, बहुत अच्छे खाते पीते घर के लोग रहते हैं वहाँ पे। अगर उनको लाख, 1.5 लाख रुपया बिल आ रहा था, और वो भी एक साथ करवाने के लिए आए हुए थे, और मैंने फिर एक्सचेंज से कहा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो आज 1.5 लाख की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी किस्त करवाने के लिए आए हो? कहते हैं ये तो मामूल है, यहाँ लोग आते हैं। सही। मुझे बताएं कि 1.5 लाख की बिजली इस्तेमाल करने वाला भी किस्तों पे जा रहा है, और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले क्या करेगा? वो एहतजाज ही करेगा। तनख्वाह का तो आधे से ज्यादा हिस्सा सब लोगों का जा रहा है बिजली के बिल की तरफ, बाकी क्या करेंगे ना? ये तो कैसे गुजारा होगा? ये आप या हम जो जितने लोग हैं अरसा दराज से फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल 4 साल या 3 साल या जिनकी आप महाना कहें इनकम ही 30,000 35,000, वो क्या करें? सही बात है, वो क्या करेंगे? वो क्या करें? आप हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी आधी तनख्वाह बिल में जा रही है, तो वो बेचारे क्या कर रहे हैं जिनका घर भी किराए पे है, बिजली का बिल भी देना है, ग्रॉसरी भी करनी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है। मेरा ख्याल है, मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ मेरे बड़े सीनियर हैं, वो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि सड़क पे जितने लोग जा रहे हैं किसी के चेहरे पे आपको खुशी नज़र नहीं। मैं उनको यही कह रहा, मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि फ़लाँ चीज़ कैसे मैनेज करनी है, फ़लाँ चीज़ कैसे मैनेज करनी है, फ़लाँ चीज़ कैसे मैनेज करनी है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि वो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन मेरी ये सोच है कि 95% लोग जो हैं बहुत मुश्किल है। एहतजाजों का तो फायदा कुछ नहीं होने वाला, शायद सिपरा साहब ने कह दिया। इससे पहले भी कितने एहतजाज हुए हैं, कितनी आपने अमलाक जलाई हैं, सड़कें ब्लॉक की हैं, रोड ब्लॉक की हैं, कभी देखा है? मुझे तो कोई आउटपुट नज़र नहीं आया। हमेशा यही होता है कि 2-3 दिन के बाद लोग खुद ही थक हार के घरों को चले जाते हैं, उसके बाद एहतजाज खत्म। गवर्नमेंट ने अपनी ही रेट मनवानी है। किसी की कोई अगर आपकी बात सुननी होती तो वो पहले इस तरह करते। वही बात सिपरा साहब वाली के 200 यूनिट पे फर्ज करें आपको 5,000 या
10,000 बिल आ रहा है तो 201 यूनिट पे आपका 40,000 पे जा रहा है। कुछ ना कुछ तो पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचना चाहिए था ना कि जमात इस्लामी ने भी मुल्कीर हड़ताल की कॉल दे दी है, इन चीज़ों से भी कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा? देखो जमात इस्लामी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि कोई ऐसी जमात है, चाहे वो आपको मजहबी ले लें, सियासी ले लें, वो कम से कम उन्होंने आवाज़ तो बुलंद की है। ये आम आवाम जो है उनकी तर्जमानी तो कर रहे हैं ना। इसी तरह दिग्गज जमातें अगर मिलें और एहतजाज का रास्ता अपनाएं तो शायद सियासी जमातों की बुनियाद पर तो रिलीफ हो सकता है, लेकिन ये रिलीफ फिर अल्टीमेटली आपको अदा करना है, रुक जाएगा। मसला ये है, मसला देखें, ये लोग हो सकता है लोग इस वक्त मजबूर है, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बहुत मुश्किल में है लोग, ख़वातीन का जाना दफातर में बड़ा होता है। मैं तो रोज़ाना जाता जो हूँ, देखता हूँ कि लोग काम पे गए हुए हैं तो आ रही होती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कड़वा सच है जिससे आप निकल नहीं सकते। अगर आज गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको रिलीफ दे रहे हैं, सपोज ये कह रहे हैं 48 घंटे दिए हैं उन्होंने, कोई हिकमत अमली बनाकर ले आए, तो क्या बनाकर ले आएंगे वो पता चल जाएगा उसके बाद। मैं ये कहता हूँ कि लेस्को ने जो खुद साख्ता तौर पर इकसात पर पाबंदी लगा रखी है सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए कि हमारी रिकवरी 100% आ जाए, हमारी रिकवरी टारगेट जो नेपरा ने दे रखे हैं वो अचीव हो जाए, तो इस इकसात पर खुद साख्ता पाबंदी को ख़त्म होना चाहिए। आज आम आदमी जिसका 25-30 हज़ार बिल आ रहा है, अगर वो 8,000 रुपये बिल जमा करवाना चाहता है या 10,000 या 12,000 या 2 या 3 किस्तों में करवाना चाहता है, तो ये ओपनली तमाम दफातर में मैसेज होना चाहिए कि कोई शख्स अगर अपने बिल इकसात की सूरत में जमा करवाना चाह रहा है तो उसको ये फ़ायदा मिलना चाहिए, ये रिलीफ इतना कम से कम होना चाहिए। ये कोई हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये लेस्को ने खुद साख्ता तौर पर लेस्को को ये पॉलिसी तब्दील करने की जो हुकूमत ने पॉलिसी दी है, लेस्को ने कहा हम भी वही अडॉप्ट करें ताकि लोगों को तंग किया जा सके। किसी जगह पे रिलीफ वाली बात ही नहीं है। आप देखें सही बन क्या रहा है लोगों के साथ, लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। और वो जो सिपरा साहब बात कर रहे हैं ख़वातीन जो है वो दफातर में जा रही हैं, आप सोचें तो सही कितनी तजलील होती है। सही कह रहे हैं। जो मर्द हजरात जाते हैं वो लाइनों में लगे होते हैं। आप सरकारी दफातर में जाकर देख लें, किसी थाने में जाकर देख लें, हॉस्पिटल में, जेलों में जाकर, किसी भी दफ्तर में जाकर देख लें, ख़वातीन के साथ तो इस तरह रवैया रखा जाता है। आपकी सोच है, मेरा तो दिल नहीं करता कि किसी भी घर की खातून जो है वो किसी दफ्तर में जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन साहिब साहब मजबूरी इतनी है, हालात ऐसे हैं, क्या करें लोग। लेस्को की रिकवरी मुहिम कनेक्शन मुनक़ता करने वाली टीमों पर हमले और तशद्दुद। मुझे बताएं, रिकवरी मुहिम जो बड़े बड़े नादहिंदा हैं, हम कह रहे हैं बिजली महंगी हो गई, अब बिजली चोरी और ये बड़े नादहिंदा अगर पकड़े जाएं तो किस हद तक कंपनी का जो नुकसान हो रहा है वो बेहतर हो जाएगा? मैं कहता हूँ कि बड़े बिजली चोरों को पकड़ लें और बड़े जो डिफ़ॉल्टर्स हैं आप उनको पकड़ लें तो शायद लेस्को की तरफ उनका ध्यान ही ना जाए, ये डोमेस्टिक सेक्टर की तरफ ध्यान ही ना जाए। कि डोमेस्टिक सेक्टर तो उसमें बहुत कम है। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो अरबों रुपए लेके बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए के नादिंदा, मैं आपको बताऊँ लेस्को के इस वक्त रिसीवेबल्स की बात करूँ तो 84 अरब रुपए के करीब है, जिनके कनेक्शन भी मुनक़ता हुए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ कोर्ट केसेस हैं। मुझे बताएं कि 84 अरब रुपया लेस्को ने मुख्तलिफ लोगों से लेना है और इसमें ज़्यादा तादाद किसकी है? आपके प्राइवेट सेक्टर की है। कंज्यूमर्स मुख्तलिफ कोर्ट्स में गए हुए हैं, उन्होंने चैलेंज किए हुए हैं। उसकी क्या वजह? जब आप गलत बिलिंग करेंगे, आप उनको उनके इस्तेमाल के मुताबिक बिलिंग नहीं करेंगे, अगर चोरी में पकड़ा गया तो गलत डिटेक्शन बिल चार्ज करेंगे सिर्फ अपने लॉसेस और अपने रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए, तो आपका पैसा तो डूबेगा। आज सारे मामला देखें, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना मैं इसके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इसके हक में भी नहीं हूँ कि एक बंदा है जो अपने घर भी नहीं चला पा रहा, आप जाएं और प्लास मार के उसकी बिजली काट दें और फिर आप उसको किसकी सहूलत भी ना दें। मैं ये कहता हूँ कि इस बात को लेस्को बड़े आसानी से हल कर सकता है कि अगर आप इस इकसात की सहूलत दे दें, अगर रिकवरी पहले भी कहते हैं कि पहाड़ चोट लेंगे ना, 95-96% पहले भी आती है, पिछले महीने 100% आई है, अगर 90% आ भी गई तो क्या हो जाएगा? लेकिन अवाम को आर्जी रिलीफ तो मिलेगा। सही। और फिर ये मेरे ख्याल में फिर अवाम से मैं कहूँगा कि आप इकसात की तरफ चले जाएँ, एहतजाज का रास्ता अपनाने की बजाय लेस्को को ये बड़ा डील करना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, उनको चाहिए कि इस वक्त परेशानी में ऑप्शन शायद सिपरा साहब कोई नजर नहीं आ रही। फिर क्यों कहते हैं कि हमारे लोगों को मार रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अब फिर आप जिस समय बिजली काटेंगे और फिर उसकी बात भी नहीं सुनेंगे तो फिर आपको क्या वो हार पहनाएंगे? बिल्कुल सही कहा, फिर ये तो होगा, रिएक्शन तो देखना पड़ेगा आपको। खैर, खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, खबर हमारे पास है, डेंगू मच्छर के डंग तेज होने लगे हैं। 24 घंटों में 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है।
बारिश भी हो रही है, लोगों के घरों में छतों में पानी भी जमा है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, प्लीज़ खास एहतियात करें। और वायरल इन्फेक्शन बुखार का भी हुआ है, मेरे काफ़ी लोगों से सुनने में आ रहा है। सो अगर आपको मुसलसल बुखार रह रहा है तो प्लीज़ आप टेस्ट भी डेंगू का ज़रूर कराएं, लेकिन इससे पहले एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साई साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगी। अस्पतालों में मुझे उस लेवल के कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे। इवन जब हमारी जाहिद चौधरी साहब से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जी उस तरह से डाटा भी अस्पतालों में शेयर नहीं कर रहे हैं अभी। ना जब ये काम शुरू हुआ था तब तो इसकी इलाज नहीं था, फिर ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हुई। अब तो लोगों को मेरा ख्याल है हर जगह पे आदी भी हो गए हैं, इलाज भी मैसर है और चीज़ें बिल्कुल रूटीन में हैं और हर बंदा इसको इजी ले रहा है। साई साहब, ये तो नहीं ना कि एहतियात, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बड़ी ख़तरनाक है। 1561 जगह से लार्वा बरामद हुए हैं। तो ये यही जो हम हमेशा यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये टाइमली प्रिकॉशनरी मेजर लिए हों तो फिर इस तरह ना होता। इसके जिस तरह ये हर जगह पे एंगेज है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो इसमें सोसाइटी को भी चाहिए कि पानी है ना किसी जगह। मैं तो काफ़ी अरसे से डीसी साहिबा को देख रही हूँ, मीटिंग्स कर रही हैं। ये कैसी मीटिंग नहीं है ना, ये देखें ना, अगर पानी जब मैं घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ, आप निकलती हैं, सिपरा साहब आते हैं, ये कोई भी बंदा, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर किसी जगह पानी इकट्ठा है, साफ़ पानी, उसको आप वहाँ से गिरा दें, साफ़ कर दें। बारिश हुई है तो ये तो वाटर को, एयर कूलर जो है उनको साफ़ करवा दें। अगर किसी जगह पे कोई टायर पड़ा है तो वहाँ पे पानी जमा रहता है, उसको साफ़ कर दें। ये थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमें खुद भी लेना पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है वो हमें तो पता है, और पिछले कई सालों से हम रोना रो रहे हैं कि ये नहीं हुआ। इसका मतलब है गवर्नमेंट से नहीं होना, ये खुद ही आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अच्छा सही साहब, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं तो ये चीज़ें पता चलती रहती हैं कि मीटिंग्स तो कर रही हैं डीसी। अच्छा, मीटिंग्स करने से लार्वा जो है वो ख़त्म हो जाएगा? ये तो फील्ड में जाके खत्म होगा कि किस नौयत का काम है। जब ये आपको पता है पहले 2-3 सालों में जब ये खत्म किया था, जब श्रीलंकन टीम सर्वेलेंस थी और आपको हर जगह पे डेंगू की टीमें नजर आती थी, और अभी भी डेंगू स्क्वाड हैं, पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता। अब ये ज़रूर करते हैं कि आपके दरवाजे पे रोज़ चाक से एक नया कोई नंबर लिखा होता है। टीमें तो मैंने बहुत, अच्छा मेरा बहुत सारे लोगों से पूछना हुआ तो ये भी पता चला टीम आती है, गेट से बस पूछ लेती है पानी तो नहीं है और वहाँ से यही मैं आपको बताने लगा। देखिए बहुत सारे ऐसे भी है मौजूदा हालात में वो दरवाज़ा खोलते भी नहीं। अच्छा, देखें इस तरह साई साहब तो क्राइम को देखते हैं, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए भी। अगर हम खुद भी देखें ना, नहीं शायद से हौसला पड़ता किसी को आप अपना घर चेक कराएं और अंदर ले जाए, कैसे? अच्छा फिर ये डेली वेजेस लोग होते हैं, खवातीन आपने डेली वेजेस पे भर्ती की हुई हैं और साथ में एक आध लड़के को भेजते हैं और वो जाकर सर्वे करते हैं। इस पे देखें बड़ा ठीक है, वो मीटिंग्स करें, वो सख्ती करें, वो एक गवर्नमेंट का अपना इस्तेहकाक है। ज़्यादा जिम्मेदारी हम और आप लोगों की है। हम एहसास जिम्मेदारी करें तो सारा कुछ हो सकता है। जहाँ से लार्वा ने परवान चढ़ना है, जहाँ पे उसकी अफजाइश होनी है, जहाँ नर्सरियाँ हैं वो हमारे घरों में या अतराफ़ में या छतों पे हो रहे हैं। गमला है, एसी का पाइप है, कहीं बास्केट रखी हुई है, उसमें पानी जब जो हमने नहीं उठाना। बारिश के बाद अगर छत पे कोई ढक्कन भी पड़ा है बोतल का, उसमें भी इसकी अफजाइश हो जाती है। क्योंकि साई साहब श्रीलंकन टीम का जिक्र कर रहे थे, जब वो आई थी तो मेरी ड्यूटी लगी थी उनके साथ, और वो जब उस वक्त शहबाज शरीफ सीएम होते थे अक्सर वो भी कभी आ जाया करते थे। श्रीलंकन टीम की अभी भी वर्किंग मुझे याद है कि वो किस तरह काम करती थी, वो किस तरह देखती थी और किस तरह उन्होंने हमें गाइड किया कि डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करना है। लेकिन वो एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं। वो सारी चीज़ें होने के बावजूद हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और अल्टीमेटली आज हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बनाना भी चाहिए कि बंद कमरों में मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सर्विलेंस करें और फिर थोड़ा कानून को भी हरकत में लेकर आए। उस वक्त हुआ ना कि FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, तो फिर थोड़ा सा लोगों ने इस पे किया। आज हमारे यहाँ ये भी है, लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, अगर खुदा न खास्ता किसी को बुखार हो रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन भी है, तो टेस्ट नहीं करवाना हमने घरों में ही सारी तिब्बी मेडिकेशन खुद ही शुरू करनी है चीज़ें, और कभी ये कहवा पी लें, कभी वो कहवा पी लें। मेरे ख्याल में अगर आपको बुखार हुआ है और वक्फे से बुखार हो रहा है, ये तो बड़ा आसान से सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कि आप जाएं और टेस्ट करवाएं। और तमाम लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि सस्ते दामों महंगे भी नहीं है और 4 से 5 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो 10 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। तो उसकी चेकिंग के बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन वही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कभी 1000 जो है लार्वा जगहों पे बरामद हो रहा है, कभी 1500 जगहों पे आपका लार्वा। ये कोई छोटा सा आदाद है, ये कितने इलाके हैं,
और इसको अभी से अगर कंट्रोल ना किया तो आने वाले दिनों में तो ये बहुत खतरनाक। आज भी बारिश हुई है, हो सकता है दोपहर में फिर हो जाए, बादल चल रहा है। इसमें तो एक जगह पे होनी है, दूसरी जगह नहीं होनी, किसी जगह होनी है बारिश, किसी जगह नहीं होनी। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सख्ती करने की जरूरत है और शहरियों को खुद मेरे आगे बढ़ गए एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अभी हमने मौजूदा डेंगू की सूरत हाल जो है वो डिस्कस की है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौरियों के लिए एशिया कप के हवाले से अपडेट ये है कि जी मेला तो सजने को तैयार है और इसके साथ साथ जितने हम इंतजाम, चाहे वो सिक्योरिटी हैं चाहे ट्रैफिक हैं, उनको ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एशिया कप के लिए फुल प्रूफ ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। पहला मैच 3 सितंबर, दूसरा 5 और तीसरा मैच 6 सितंबर को खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट और शहरियों के लिए ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होगा, सीटीओ साहब ने ये वाजे कर दिया है। और होटल से कजाफी स्टेडियम और स्टेडियम से होटल तक टीमों को 0 रूट दिया जाएगा। टीमों की मूवमेंट के दौरान रोड्स को कम से कम वक्त के लिए बंद रखा जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज, लिबर्टी पार्किंग एरिया और LDA सनफूड होटल पार्किंग के लिए मख्तस होंगे। मैचेस के दौरान मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। फिरोजपुर रोड, मेन बुलवर्ड, गुलबर्ग पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक होगी। मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे, जबकि रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 20 वॉकलिफ्टर्स और 3 ब्रेकडाउन्स भी तैनात किए जाएंगे। ये था जी ट्रैफिक प्लान, जिसको ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। उम्मीद है कि लाहौरियों को मसाइल का सामना ना रहे, लेकिन जो मूवमेंट का टाइम होगा उस पर जो है कोशिश ये करें कि आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। जेल रोड, केनाल, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। इतवार बाजार में व्यापारियों से 500 रुपये बटोरने का इंकशाफ हुआ है। शहर में कायम इतवार बाजार इंतजामिया के लिए कमाई का जरिया बन गए। इतवार बाजार ने यहाँ पर मेरे ख्याल से ओपन मार्केटें भी कमाई का जरिया है। अगर ये तो बड़ा आप डेयरी वालों से जाके पूछे, वो कहते हैं हमसे पैसे लेके जाते हैं लोग। थोड़ा रेट है ये। महंगाई के तनाजुर में तो लेने वाला जो है वो सस्ता आदमी है। हालांकि हर स्टॉल से इन्होंने पैसे लेने होते हैं, उस वक्त तक स्टॉल लगने ही नहीं देते जब तक ये पैसे फीस है ना। ये इंतजामिया के लोग, ये तो रिश्वत है ना। वो जो फीस है तो वो तो मुस्तकिल है ना। नहीं, फीस के साथ भी फीस है। मिठा कह रहे हैं, फीस के साथ भी तो फीस है। जब फिर इस 500 का जो मिठा उसने डाला है, इसके साथ फिर उसने 3 किस्म की चीजें रखनी है कि ये सबसे गंदी चीज जो है ये गवर्नमेंट रेट पे 60 रुपए है, ये उससे अच्छी जो है ये 100 रुपए है, और ये उससे अच्छी वो 150 है। तो फिर ये 500 ही वो सारी चीजें उसको मैनेज करता है। हर रोज डिस्कस करते हैं। मतलब इंतजामिया में से किसी को भी नहीं ख्याल आता कि ये मैं ये कह रहा हूँ कि ख्याल आता है तो जाते हैं तो 500 रुपए लेते हैं। दुकानदार को तो बड़ी आसानी हो रही है कि वो अपने मनमानी रेट लेगा, मनमानी तरीके से अपनी चीज़ जिस तरह की मर्जी है वो फरोख्त करेगा। उसने तो 500 रुपया देना है और उसके बाद उसको सुकून हो गया कि शाम तक जिस तरह मर्जी करे, वो सारा दिन जिस तरह मर्जी अपनी चीज़ें फरोख्त करे। साई साहब ठीक कह रहे हैं कि इंतज़ामिया आती है तो पैसे लेके जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये कोई आसान बात नहीं है कि हम इस तरह कर रहे हैं और ये कोई इस तरह का पहलू, ये बड़ा गंभीर मसला है कि आवाम की सहूलत के लिए बाज़ार लगाए जाते हैं ताकि अशिया ज़रूरिया, सब्जी, फल आपको एक ही छत तले मयारी मिल जाए। और कीमत की तो मैं अभी बात ही नहीं करता क्योंकि हम लेने वालों में से हैं और कीमतें तो उसकी खैर मुस्तकम ही हैं। ये तो आज कुछ है कल कुछ है, उसका कोई पता नहीं है। ये तो वैसे भी क्रॉनिक डिजीज है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। 500 रुपया ले रहे हैं तो ये तो रेडी वाले बड़े खुश होंगे कि चले 100 रेडी लगी है तो उनका 50,000 तो बनता है ना। सिपरा साहब कह रहे हैं कि क्यों जाए साई साहब इतवार बाजार, लोग क्यों जाए? हम तो कहते हैं ना चलें जी इतवार बाजार जाएंगे, ओपन मार्केट से थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर क्यों जाएगा कोई इतवार बाजार अपने घर के करीब बाजार छोड़ के पेट्रोल के लगा के? और नहीं तो इतवार बाजार में क्या मिलता है, सस्ता क्या मिलता है, मुझे ये तो बता दें। मैं तो कभी वैसे गुजर हो ना यहाँ से जेल कैंप जेल जाना हो या IGF जाना हो तो वो रास्ता देखता हूँ कभी, तो मुझे तो कोई चीज़ वहाँ सस्ती नहीं लगती। जो सस्ती है वो खाने के काबिल नहीं है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसका वो मेयार ही नहीं है। तो वो जिस तरह सिपरा साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टोर्स पे लगा होता है जो DC रेट, वो बिल्कुल उसी तरह चीज़ें पड़ी हैं जो जैसे किसी अमीर घर में कोई गरीब मुलाजम बैठा होता है तो अलहदा पड़ा होता है। वो DC रेट वाला जो सामान है उसको कोई देखता ही नहीं, पड़ा ही रहता है, वो पड़ा ही रहता है। रैक उसी तरह वो मेरा ख्याल उसमें रखते भी वही है, वो जो दालें बिल्कुल तो फिर ये DC फिक्री है। उसको कीड़ा लगा होता है, वो वाली दालें पड़ी हैं। जो चीनी है
उसका वो बुरा पड़ा होता है, कोई बंदा है। इस्तेमाल तो वो पड़ा रहता है सदराज के लिए, बिना ख्याल है उन्होंने डिस्प्ले रखा होता है कि अगर गवर्नमेंट की कोई टीम आ जाए तो देख ले DC रेट में टीम हाँ, कि हमने अपना काम किया और वो अपनी फीस लेके चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी देखिए मैं वही बात कर रहा था कि आप बड़े स्टोर्स पे जाएं, एक फ्लेक्स लगी होगी बड़ी खूबसूरत सी, उसके नीचे काउंटर होगा, और आप अगर रोजाना के विजिटर हैं तो रोजाना आपको एज इट इज ही नजर आएगी। और तो ताकि भी मारना ही गवारा नहीं करते कि चलो मिट्टी ला रही है। तो आप एतमाद की फिजा देखेंगे, आपकी इंतजामिया ने एक चीज़ रखी है, सस्ते दामों रखी है, लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप कहेंगे जो जिसने रेडी लगाई है वो आपको मयारी चीज़ देगा, जिसकी मुसलसल सरपरस्ती आपके लाहौर के सरबराह कर रहे हैं वो चीज़ लोग खरीदने को तैयार नहीं है। साई साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि रेडी से 100 रुपया या 200 रुपया लेते हैं, साई साहब एक ऑफिसर के भी कभी कभी मिसाल दिया करते हैं, लाहौर में होते थे तो वो भी इसी तरह क्या करते थे। सही कह रहे हैं। देखें जब ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व हो, जब ऑफिसर ही इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर ये छोटे लेवल, मुझे बताएं आम बंदा जाके 500 रुपया ले रहा है तो ऑफिसर को नहीं पता होगा? पता होगा, सबको पता होगा। सिस्टम नहीं चलाना आपने सिस्टम। खैर यहाँ पे खबर ये भी है जी, मुख्तलिफ इलाकों में नेकनामों पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ जारी, जिले इंतजामिया गिराफरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। अगर ये क्रैकडाउन हुआ है तो हर रोज अभी हमारा बीपर होगा जी किसी भी मार्केट से, और वहाँ पर लोग दुहाई यही दे रहे हैं। कैसा क्रैकडाउन है ये मुझे ये बता दे, खाना पूरी की जाए। ये पहले वाली खबर क्रैकडाउन ही थी, मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करने की जरूरत है। बस सही कह दिया आपने खुद ही। वो जब आपने जाके क्रैकडाउन में 500 रुपया ही ले लेना नहीं है ना। अच्छा ये वाली मैं खबर पढ़ रहा था, मैं कह रहा था कि अन्ना ने कहना ये किस तरह करती है टीमें, जिस तरह हमें हमेशा पूछती है। ये क्रैकडाउन किया तो ये देखे ना खबर छपी कैसी बात है। लेकिन वो शायद सिप्रा साहब वाला क्रैकडाउन, ये सारा जो है ये सोशल मीडिया का क्रैकडाउन है। और जब ये हकीकत में क्रैकडाउन करते हैं तो मैं, सिप्रा साहब को पता है, मैं ना वहाँ पे रहता हूँ, एक जगह पे मेन बाज़ार में रहता हूँ। फिर वहाँ पे ये होता है कि जो थोड़ा सा अखड़ होता है उसको जुर्माना हो जाएगा, उसकी FIR हो जाएगी। जो बंदे अक्लमंद हैं जिनके पास मिठा है, सिप्रा साहब को पता है, रिश्वत का नाम बाज़ार में मिठा रखा होता है, वो मिठा देते जाते हैं। 10-15 दुकानदार इकट्ठे करते हैं, 30, 40, 50 हज़ार इकट्ठा होता है। उसके बाद पूरा महीना वो गुजर नहीं होगा। फुटपाथ यूज करें, जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आगे पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह ग्राम फरोशी के खिलाफ यही इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, चूंकि ग्राम फरोशी अफसर के लिए मैं कहता हूँ है, उसके घर में भी जरूरत है। तो इसलिए चीजें साई साहब फिर ये कह देते हैं कि ये वो चीजें हैं जो नामुमकिनात में शामिल हैं, किसी ने इस पे काम करना नहीं, इनका हाथ। अच्छा आपको लगता है आपकी सोसाइटी ठीक होगी, आपका थाना कल्चर ठीक होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ठीक होगी, आपका लेस्को ठीक होगा? कोशिश करते रहते हैं लेकिन ये मुझे ये बताएं, एक छोटी सी बात है, ये 1.5 लीटर पानी की बोतल है, आपको रेस्टोरेंट जाती कितने में मिलती है? आप 290 रुपए में, 290 रुपए में, 300 तक है ना, मार्केट रेट उसका 100 रुपए है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं ग्राम फरोशी? फिर तो ये यहाँ पे जंगल का कानून है, इस तरह ही चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहरबानी आवाम पे रहम खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन हम हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह ताला का ख़ास करम है हमारे मुल्क पर, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो कुदरती हुस्न से माला माल है। पाकिस्तान में सियाहत के बेतहाशा जो हैं वो मौके मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मसाइल भी हैं। मौजूदा मुल्की हालात बहुत बड़ा चैलेंज है, और जहाँ पर बाकी शोबे मुतासर हो रहे हैं वहीं पर सियाहत का शोबा भी इससे मुतासर हो रहा है। अगर हम इस शोबे पर इन्वेस्ट करें, इसको बेहतर तरीके से चलाएं तो कितना फ़ायदा हो सकता है। सियाहत के शोबे को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से हमारी गवर्नमेंट इसको बेहतर कर सकती है, किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे जो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी। सैयद कमर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर बोर्ड पाक टूरिज्म है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शोबे से मुंसलिक है, मैं चाहूँगी सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस जो है, अहमियत जो है, बिलाशुबा हमारा मुल्क जो है जहाँ कहीं पे भी आप नज़र दौड़ा लें कुदरती हुस्न तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। सो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बता दें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आज आपका टॉपिक है। अब ये टॉपिक इतना बड़ा है, इतना वसी है कि आपके इस छोटे से प्रोग्राम में इसको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जो चीदा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं वो मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ, आपके नाज़रीन को बताऊँ। देखिए, टूरिज़म एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आप बग़ैर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। दिस इज़ दी ओनली
सेक्टर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो आप देख लें कि दुबई को देख लें या मलेशिया को देख लें कि वो ख़ास तौर पे दुबई का अगर जिक्र हो तो ऑयल बेस कंट्री थी, लेकिन आप देखें उन्होंने उसको टूरिज़म पे बेस कर दिया और कितना पैसा वो उस पर कमा रहे हैं। इसी तरह से मलेशिया भी 20 बिलियन तकरीबन वो अपने उस पर अर्न कर रही है। हमारे यहाँ इस मुल्क में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज़म की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। सबसे पहले अगर आप कहें तो मैं आपको चैलेंजेस पे आपको बताऊं कि हमें टूरिज़म पे चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसको रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई नहीं इसकी, और इसको डिजिटलाइज होना चाहिए, डिजिटलाइज नहीं है। मैंने अपने बोर्ड में ये उनको मशवरा भी दिया था कि इसको बिल्कुल एक NCOC की तर्ज का एक बनाएं जो जिसके अंडर तमाम जिसके साथ अटैच हो, इमिग्रेशन उसके साथ अटैच हो, नादरा उसके साथ अटैच हो, ताकि आपके पास एक सही मायनों में जो आपका जो डेटा है, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे आपके कितने लोग टूरिज़म से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं। तो वो ना होने की वजह से हमारे पास एक प्रॉपर डेटा नहीं, हमें नहीं पता चलता कितने लोग आ रहे हैं। डिजिटलाइज नहीं है, डिजिटलाइज होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे जो इमिग्रेशन के नंबर्स हैं वो हमारे पास नहीं आते। फिर हमारे पास जो बुकिंग इंजन्स हैं जो कि होटल्स की बुकिंग करते हैं, ठीक है, टूरिज़म के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। हम अभी भी बाहर की जो booking.com है उस पर मुनहसर करते हैं अपनी बुकिंग का। हमारे पास होने चाहिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो कि अर्न करें। चलें, अगर booking.com भी है तो उसको भी टूरिज़म को चाहिए कि उसको रेगुलराइज करें, उसको लाइसेंस के तहत चलाएं ताकि आप पैसे अर्न कर सकें। सही। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है वो तो बेतहाशा हैं अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास। देखें, 8 जो बड़े पहाड़ हैं उसमें से 7 यहाँ मौजूद हैं। 750 मील की आपकी पूरी एक बेल्ट है, कोस्टल अगर आप देखें तो पूरा बीचेस से भरा पड़ा हो। ऐसी बेल्ट यहाँ पे कोई भी नहीं, बल्कि दुनिया में आप देखें तो नहीं मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस पर ज़ाहिर है काम करने की। जो आपने सर चैलेंजेस बताए, तो ये सजेशंस आपने कहीं पुट की, इन चैलेंजेस को कहीं पर डिस्कस किया? क्योंकि इससे तो आप अगर काम करना चाहें तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आपके मुल्क के लिए बड़ा ये फेवरेबल है, और फिर एक अमन का पैगाम आप दे सकते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ आ सकते हैं। सो इस पर कभी आपने बात की कि? जी हाँ, बिल्कुल। इस पे देखिए, पिछले 70 साल से तो इस टूरिज़म पे काम नहीं हुआ था बिल्कुल भी। अभी कुछ शुरू हुआ था, पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट ने काम किया, उसको टो किया, और इस पर हमने 10 साल की टूरिज़म पॉलिसी बनाई। उसमें हमने ये मशवरा दिया कि इसको बिल्कुल इसको रेगुलराइज होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, और ताकि आप पैसे कमा सकें, उस पर अर्न कर सकें। तो उस पे बेस पे गवर्नमेंट ने जो है वो एक तो ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च किया, अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया, जो उसको डिजिटलाइज करने की तरफ एक कदम है। और उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसिंग थी हमारी, जैसे अब आप देखें कि हर शोबा जो है वो आपके आईटी के अंडर आ गया हुआ है। तो टूरिज़म मिसिंग था, आईटी में नहीं था, उसको भी अब उन्होंने उसके अंदर डाला है ब्रांड पाकिस्तान के तहत। तो ये करने के बाद ही ये चीज़ें जो है ना ये सामने आई हैं, जब उनको मशवरा दिया गया कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो अब ये है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इस पर काम होगा, लेकिन क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देख लें, आपका बडग्राम का भी वाक़या आपके सामने ही है, क्यों हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, बिल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो लोग आएंगे कैसे आएंगे? तो लोग आएँ तो उनको आप देते नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं देते, तो कैसे वो आके एंजॉय कर सकेंगे आपके इस खूबसूरत मुल्क को, कलर ऑफ पाकिस्तान को, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान को? बिल्कुल। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ मिसिंग ओवर। सही। मुझे प्राइवेट शोबे की शराकत बता दें। जहाँ प्राइवेट शोबा वाकई इस पे बहुत काम कर रहा है। अब आप देखेंगे जितने आपके टूरिज़म के अंदर 400 रिजॉर्ट्स थे, वो बिडिंग के ज़रिए सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, तकरीबन 80%। अब उन्होंने उसको क्या किया कि आपको पता है गवर्नमेंट का काम नहीं कि वो बिज़नेस करे, अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया, वो रेनोवेट कर रहे हैं उसको, सर्विसेज बेटर कर रहे हैं, उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं होटल के वो बेहतर हो रहे हैं। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। और नए देखें आप यहाँ पे 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, तकरीबन अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि 6 से 7 5 स्टार होटल्स जो हैं इस मुल्क में आ जाएंगे, जो केटर करेंगे आने वाले फॉरेनर्स को। सही। सो ये देखिए आपके मैक्सिमम कितनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं।
मुझे ये बता दें, आप प्राइवेट शोबा तो जो मर्जी कर ले, जब तक आपकी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती है वो आप उस तरह से मंजर पर नहीं आ सकते हैं, उस तरह से पूरी दुनिया में पहचान नहीं बन सकती है। सो गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट ने बहुत कम इस पे काम किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब काम करे। वो गवर्नमेंट ने जो काम करना शुरू किया वो ये किया कि जो भी आपके मैप्स हैं उन पे जो भी आपके मशरूम ग्रोथ जहाँ हो गई थी उन इलाकों के साथ साथ जो नीचे के इलाके उनको डेवलप कर रहे हैं। जैसे मालम जब्बा को डेवलप किया उन्होंने, जबीन जब्बा है उसको डेवलप किया है। मरी बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हो रही है, उसके नीचे कुछ एरियाज़ उनको अपना जो आपका लैंडमार्क है उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे ना हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब भी कोई ईद बकरीद होती है तो गाड़ियाँ फंसी हुई होती हैं और लोग 2-2 3-3 रातें उनको गुजारने पड़ते हैं। पेट्रोल महंगा हो जाता है, लोग उससे फ़ायदे उठाते हैं। लोगों की आपको पता है डेथ्स हो चुकी हैं इस मामले में। तो इस पे गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया है और वो बड़े अच्छे पैमाने पे गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया है। सही है। अब बता दीजिएगा कि हमने अब इस सनत को फ़रोग देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना है और उससे इन दी एंड क्या होगा कि जी हमारे मुल्क में एक अच्छा इमेज भी जाएगा। आमदनी कितनी हम इससे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैंने यही जैसे पहले अर्ज़ किया कि अगर हम इसको रेगुलराइज़ कर लेते हैं तो हम जितने भी बुकिंग इंजन्स आप जो बाहर के इस्तेमाल करें उनको आप यहाँ पे लाइसेंस के अंडर ला के उनसे आप पैसा कमा सकते हैं। अपनी आप ट्रैवल एजेंसीज़ जो हमारे पास 20,000 ट्रैवल एजेंट हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं वो, ताकि आपको पैसा कमा के दें। फिर आपके यहाँ पे टूरिज़म पुलिस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। फिर हमारे पास स्काउटिंग के बहुत हैं जिनको हम इन्वॉल्व करके वो पैसा कमा सकते हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे बच्चे हैं जिनको हम ये आईटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो वहाँ बैठे हुए बुकिंग कर सकते हैं होटल्स की। तो इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं और बच्चों को रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। गैप कहाँ पर आ रहा है, क्यों हम इस तरफ जा नहीं रहे हैं? हाँ, गैप इसलिए आ रहा था क्योंकि ये रेगुलेट नहीं हुई थी अथॉरिटी अभी। ठीक है, ये जब तक रेगुलराइज मुकम्मल तौर पे नहीं हो गया, इस पे काम शुरू हो गया हुआ है और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो ये उसी तरह से काम करेगी जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। इस वजह से अभी इसमें गैप था कि हर जगह मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए अपना अपना काम कर रहे थे, कोई एक उनको हेड नहीं कर रहा था, कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। सेंट्रलाइज ना होने की वजह से ये बिखरे हुए थे पूरा का पूरा सेक्टर जो है। इस वजह से यहाँ पे आप अभी तक तरक्की नहीं कर सके इसमें। सही। क्या कहना चाहेंगे वो नौजवान जो कि इस शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री, सियाहत, इसमें कितना उनके लिए जो है वो आगे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस होटल इंडस्ट्री को चलाने के लिए आगे अब आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर ने बड़े अच्छे स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए हैं। आप देखेंगे कि आपने टूरिज़म के ऊपर एक पूरा चैनल जो है वो शुरू कर दिया, डिस्कवर। आप होटल्स के जो स्कूल्स हैं, कौथम हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने होटल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट की स्टडीज़ शुरू करा दी हैं। बहुत सी इस्लामाबाद में देखिए आप एयर यूनिवर्सिटी है, फाउंडेशन है। अब वो ये कर रहे हैं कि वो इन बच्चों को बाकायदा डिप्लोमा प्रोग्राम भी करा रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम भी करा रहे हैं, ताकि ये वहाँ से जब निकलें तो इनकी इंटर्नशिप हो उन होटल्स में जो आइंदा आने वाले होटल्स हैं। अभी भी आपके पास 5-6 अच्छे 5 स्टार 4 स्टार होटल, तो जो होटल्स आने वाले हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है कि HR की कमी ना हो। तो ये जो अदारे हैं ये बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको डिग्रियां देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे। फिर वो होटल्स इनके लिए जो है वो एक लैब साबित होंगे जहाँ पे वो अपनी इंटर्नशिप करके इस काबिल बनेंगे कि उन होटल्स को चला सकें। आई मस्ट से कि हमने लोगों में इस बारे में शऊर भी बेदार करना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि काम को इतना अच्छा नहीं है, आगे कोई इसका एसेट स्कोप नहीं है, या फिर इससे वो अच्छी तरह से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ लोगों को एक्टिव करना और उनमें शऊर बेदार करना। बेहतरीन आपने बात की। देखिए, अगर आप मुझसे पूछिए, मैं तो समझता हूँ कि ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री जो है ये एक शोबिज़ है। ये भी एक आपको वो मौके मिलते हैं उन लोगों से मिलने के जो कि आप दूसरे शोबों में नहीं कर सकते हैं। मैं अपना अगर आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ, तो मैं उन हस्तियों से भी मिला हूँ जिनको मैं सिर्फ अखबारों में या TV में देखता था। तो ये इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है कि अगर बच्चे आएँ तो उनको उनकी PR
में इजाफा होगा, वो मिलेंगे लोगों से बिल्कुल। और उनको वो अच्छी सर्विसेज देंगे और सर्विसेज जो हैं उसके ब्रांड स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं बाकायदा से, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ तो एम्पल हैं। अब उसको हमने किस तरह से उजागर करना है ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए मैसेज होगा कि अपना जो पाकिस्तान का टूरिज़्म है उसको प्रमोट करें और कोशिश करें कि अपने मुल्क में आप फिरें। देखें ना, कोविड के बाद ये हुआ है कि अपने आप की 200-250% जो है वो टूरिज़्म में इजाफा हुआ है। लोगों ने फिरना शुरू किया अपने मुल्क में, क्योंकि बाहर तो बैन लग गया था। तो उसकी वजह से अब आपने फ़ॉरेन, अब जो एक्सचेंज है, आपने जो रेवेन्यू अर्न किया हमारी गवर्नमेंट ने भी, और हमारे जो अदारे हैं, जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री। बिल्कुल जी, आपका मुल्क बहुत प्यारा है, ज़रूर इसे देखें, इसको सराहें, और बहुत सारे यहाँ पर मौके मौजूद हैं नौजवानों के लिए, सो इससे भी आप फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ कुदरती चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही कुछ स्पेशल रखा है और हमें उसके फ़ायदे भी नहीं पता होते हैं। खैर, आजकल तो ये कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको देता है, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को सम टाइम जो है वो गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिसका नतीजा भी गलत हो जाता है। आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, एलोवेरा। अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे रखे हैं, इसको आप किस किस तरह से किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बालों में भी एलोवेरा लगा लेते हैं, असल में टोटके बता रहे होते हैं लोगों को कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, खा भी लेते हैं, फेस पे भी लगा लेते हैं। लेकिन हम आज आपके साथ जो है इसका परफेक्ट इस्तेमाल और तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करेंगे, वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। हमारी ग़िज़ायत ज़ैनब कौंदल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमें तमाम तर ये चीज़ें बताएंगी कि इसका फ़ायदा किस तरह हो सकता है, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी एज के लोग किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे पहले बता दें, एलोवेरा जेल जो है ये असल में है क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है? एलोवेरा जेल जो है वो बेसिकली पहले तो बहुत निगलेक्टेड चलती थी, जब तक आम आवाम को नहीं पता था। मेडिसिन्स में और चीज़ों में ये बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही थी, सही, लेकिन आम आवाम में ऑफकोर्स नहीं पता था। लेकिन जब से लोगों के घरों में लगी भी हुई थी तो लोगों को नहीं पता था। दैट इज़ सो ट्रू। इवन इसका नाम जो पहले इस्तेमाल होता था वो था कवार गंदल, जिसका लोगों में बहुत कम नहीं पता होता था। अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि अच्छा ये क्या है, कैसे इस्तेमाल होती है। फिर अब जब आम आवाम में एक चीज़ आ जाती है ना, फिर उसको हम हर तरीके से इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कई बार उससे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। वही कह रही ना कि लोगों को नहीं पता होता। हाँ, बाज नहीं आते। अब एलोवेरा जो प्लांट है, अगर आप उसकी जेल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऑफकोर्स 100% फ़ायदे हैं। अगर आप उसको किसी मार्केट से किसी ब्रांड का ख़रीदते हैं तो ऑफकोर्स उस ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है कि आप क्या चीज़ बाय कर रहे हो, लेकिन हम नेचुरल के ही डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने बालों की बात ही की थी, तो उसमें बालों में ही बात कर लेते हैं कि एलोवेरा के सबसे बेस्ट यूज़ ये है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डेड हैं, ड्राई हैं, रफ़ हैं, डैमेज्ड हैं, तो आप उसके लिए एलोवेरा को इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आप कलर नहीं लगाना चाहते, तो आप एलोवेरा को अगर इस्तेमाल करते हो तो आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हो। ग्रेट। इसकी मैंने खुद पे वो इम्प्लीमेंटेशन की है, इसलिए आई एम डेड श्योर, क्योंकि मेरे बाल गोल्डन थे बाय बर्थ। अच्छा, ये मेरे जो काले थोड़े नज़र आ रहे हैं ये एलोवेरा से ही हुए हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। लोग काले से गोल्डन करते हैं, हमने गोल्डन से काले किए। हाँ, वही ना, क्योंकि एक चीज़ आपको पसंद होती है, आप उसमें जाना चाह रहे हो तो टोन्स में। फिर उसके बाद एलोवेरा को आप फेस बर्न, जैसे सन बर्न हो जाता है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अपने जो पिंपल्स, एक्नी होना शुरू हो जाती है, उस पर इस्तेमाल कर सकते हो। और इवन अपने फेस पे अगर कोई, जैसे आप समझते हैं कि गर्मी लगती है आजकल, जैसे छोटे छोटे दाने मुंह पे बनना शुरू हो जाते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही। फिर एलोवेरा को आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एलोवेरा खाने का वेट लॉस के साथ साथ जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपके घुटनों में, हड्डियों में मिख ख़त्म हो रही है, तो एलोवेरा जो है उस मिख को बनाने में, आपकी हड्डियों को मजबूत इवन करने में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। खाना आप किस तरह है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से उस तरह तो खाने में हमें बड़ा टेस्टलेस सा लगता है।
अच्छा, उस तरह खाने में जैसे आपने उसको साइडों से काटा, दोनों जो उसके वो होते हैं जहाँ पे कांटे इस टाइप होते हैं, ऊपर से छीले नीचे से, और सिंपल जो जेल निकलती है उसको पानी से धो के मुंह में रख के ऊपर से पानी पिए। अच्छा, ये ऐसा सिंपल तरीका है जिसमें एलोवेरा मेडिसिन कड़वा भी तो नहीं हम होगा। खाते हैं। एग्जैक्टली, एलोवेरा कड़वा नहीं होगा। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और दिन में कितनी दफा? 1 टीस्पून दिन में 1 बार, ठीक है। मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे दिन में इस्तेमाल कर लो और आपको कड़वे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये कर सकते हैं, साइडों से काटें, उसका ऊपर नीचे से पील करके ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड करके उसको फ्रिज में उसका जूस बना के रख लें। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स वो कड़वा हो जाता है बाय द टाइम आप नेचुरल निकाल के पियोगे तो ऑफ कोर्स उसके ज़्यादा फायदे होंगे। अगर आप उसको जो है वो जैसे थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट उसका हो जाता है, उसको भी पीते हैं, फायदे उसके भी होते हैं। उसके साथ साथ जितने आपकी बॉडी में हम कहते हैं कि जो ये अटैक कर रहे होते हैं जर्म्स, जितने सारे आजकल जैसे वाटर बॉर्न इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लोगों को डायरिया होना बहुत कॉमन हो जाता है, हम उस सब को भी फाइट कर सकते हैं एलोवेरा के साथ। सही। जिन लोगों को जैसे मच्छर लड़ते हैं और वो निशान बन जाते हैं, उन पे भी सिर्फ एक सूदिंग लोशन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, एलोवेरा लगाएं, मोर देन इनफ है। उसके अलावा एलोवेरा अगर वैसे नेचुरली आपको बालों में लगाना आसान नहीं लगता, तो एलोवेरा को ब्लेंड करके उसको अपने शैम्पू में ही डाल लें। सिंपल शैम्पू की बॉटल शेक कर लें लगाने से पहले और डायरेक्टली बालों में अप्लाई कर लें। ठीक है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए भी एलोवेरा बहुत मुफीद है, लेकिन अपने कम से कम 10 साल से छोटे बच्चों को एलोवेरा ना इंट्रोड्यूस कराएं, और ऊपर वाली एज तक हर एज में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 साल से नीचे ना दें, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी बॉडी की डेवलपमेंट अभी हो रही होती है, गट इतना स्ट्रांग नहीं होता, इम्यूनिटी ऑफकोर्स आपने स्ट्रांग करनी है तो 10 से ऊपर एलोवेरा से कर लें। नीचे और बहुत सारी चीज़ें हम अक्सर बताते रहते हैं, डिस्कस करते हैं शोज़ में, आपके शो में बहुत बार मैंने डिस्कस किया, आप उसको इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल के मरीज़ हैं, क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एज सच इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं, एज सच अगर आप नेचुरल यूज़ कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ये आपको कैंसर से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते बेसिकली ये हैं कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमारे जिस्म में खारिज मादे जो बनाते हैं वो हमारे जिस्म में अगर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वो कैंसर और अल्लाह माफ़ करे जो हमारे ये जितने भी ट्रॉमाज हो वो सारे होते हैं, हमें उसकी तरफ लीड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें बेस्ट हमारे जो आते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, हल्दी को हम कहते हैं, इसको एलोवेरा को कहते हैं, ज़ीरा को कहते हैं, दालचीनी को कहते हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज़ होते रहते हैं और आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने वेट लॉस के लिए एलोवेरा को इस्तेमाल करना है और सुबह दोपहर शाम रात हम सिर्फ एलोवेरा ही लेते रहें, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ एक अच्छी नहीं, ऑब्वियसली एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। तो इस्तेमाल वेट लॉस के लिए किस तरह से किया जा सकता है? वेट लॉस के लिए सिंपल है, आप 1 टीस्पून जैसे मैंने दर्दों के लिए बताया उसको ही वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसको अपने ब्लेंडर में डालना चाहते हैं तो अपने किसी भी फ्रूट जूस के साथ आप इसको ब्लेंड करके पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि कहते हैं जी इससे रंग भी गोरा हो जाता है, तो पूरा दिन वो चलते फिरते अपने मुंह पे एलोवेरा जेली लगाते रहते हैं, क्या वाकई ऐसे है? अच्छा देखिए, मैं स्किन ग्लो पे बिलीव करती हूँ, बजाय के रंग गोरा या रंग काला, मैं उसमें बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जो आपका एक नेचुरल टोन है वो किसी चीज़ से नहीं बदलता। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप बदलते हो तो आप अपने निज़ाम के साथ लड़ रहे हो। हाँ, वो फॉर द टाइम बीइंग हो भी जाए तो वो दोबारा रिवर्स हो जाता है। एग्जैक्टली। तो क्या ज़रूरत है, बेहतर नहीं आप उसको ग्लो की तरफ लेकर आए। और एलोवेरा एक उन चीज़ों में से है, अगर आप इसको ऐड ऑन करते हो अपनी स्किन केयर में तो वाकई आपकी स्किन पे एक ग्लो देता है। जो हम टिंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो पिंकिश ग्लो के लिए, हाइलाइटर्स, तो वो अगर एलोवेरा आप यूज़ करते हो तो उससे आ सकते हैं, लेकिन एलोवेरा सारा दिन इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। एलोवेरा को लगा कर चूल्हे के आगे ना जाएं, बाहर धूप में ना जाएं, आप इसको घर पे रहते हुए यूज़ कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद इसको वॉश ऑफ कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो आपके फेशियल हेयर्स जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इवन कुछ लोगों में मैंने ये भी देखा है कि जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नेचुरल एलोवेरा इवन, तो उनकी स्किन जो है वो डबल टोन होना शुरू हो जाती है। यानी उनकी स्किन जो है वो उसको रेप्लिश करती है कि बस करो, इतनी एक्सेस में मेरी स्किन पे मत आओ। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के डार्क सर्कल्स अलग, ये चीज़ अलग हो जाती है और वो अक्सर यही कहेंगे कि मैं तो नेचुरल रेमेडीज़ ही यूज़ करता हूँ। ये नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करने की भी तो ऑब्वियसली एक लिमिट होती है। अच्छा, जिनके चेहरों पर कील, महासे, छाइयाँ हैं,
उनके लिए भी इफेक्टिव है? बिल्कुल बहुत इफेक्टिव है, लेकिन लगाने का तरीका उसमें ये समझ लें कि अक्सर लोग करते क्या है, एलोवेरा को काटा, पूरे मुंह पे मलना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जहाँ पे आपके दाने थे वहाँ पे भी आपने लगाया और जहाँ स्किन साफ थी वहाँ पे भी आपने वही एलोवेरा लगा लिया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप कील मुहासे जहाँ पर हैं उसके लिए एक अलग ही इस्तेमाल कर लें, और इस चीक वाला इस पे वो सेम चीज़ ना करें, डिफरेंट उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। इधर वाला सिर्फ इधर, इधर वाला इधर, फॉरहेड पे लगाएं और दैट सेट उसको ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर हम ये करेंगे कि अच्छा जी ये वाला भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, तो दूसरे जर्म्स ट्रेवल करते हैं जो उसमें बिल्कुल ये जो है ना बड़ा काम ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। सो मैसेज देखने वालों के लिए क्या होगा आज के शो में? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ आप रह सकते हैं उतना नेचुरल की तरफ रहें, लेकिन उसकी भी प्लीज़ एक्सेस ना कीजिए। इस्तेमाल नेचुरल चीज़ों का जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन एक हद में रहे। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि इसका नुकसान कोई नहीं है तो बस सारा दिन इसी पे लगे रहें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी उस तरह से नहीं पहुँचेगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जितनी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। सो फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमारे मेहमानों को भी लगा टाइम जो है वो अच्छा गुजर रहा है, लोग उनको देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ज़ैनब, जैसे फीडबैक आएगा हम ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है जी। सो आपको पता है हमारी रिवायत है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले हम उनको बर्थडे विश करते हैं। तो आज हमारी न्यूज़ एंकर हैं सानिया, जिनकी आज बर्थडे है। तो सबसे पहले हम सानिया को विश करना चाहेंगे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सानिया। और इसके साथ साथ जी हम ना सिर्फ सिटी एट 10 टीम की जानिब से विश करना चाहेंगे बल्कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से सानिया आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, अब जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभी हमने आपको बताना है मौसम की सूरत हाल, टुडेज वेदर। कोमल हमें बताएंगी मौसम कैसा होगा। कोमल, बारिश हुई, फिलहाल मौसम खुशगवार है, तो आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा वो भी हमें बता दें। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिजा जो है वो महक रही है, परिंदे चहक रहे हैं, फूलों की खुशबू भी फिजा को मुअत्तर कर रही है। शहर लाहौर के बाद से भी खूब इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मौसम जो है वो बहुत ही हसीन अदाएँ दिखा रहा है। लाहौर के बाद सी कल इस वक्त गर्मी से दो चार हो रहे थे और आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर भी 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मानसून की हवाएं हैं और मगरबी हवाओं का सिलसिला जब थोड़ा सा तेज़ होता है तो हम मौसम एकदम से तब्दील देखते हैं, जिससे कि सुबह औकात में मगरबी हवाओं की कंट्रीब्यूशन देखी गई, जिस वजह से शहर लाहौर में छठे स्पेल ने बारिश भी बरसाई। और महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह औकात में तो इम्कान बताए जा रहे थे कि बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर है, लेकिन अब बताए जा रहे हैं कि अभी 24 घंटे मज़ीद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीली देखने में नज़र आएगी। बारिश एक और देखे जाने के हवाले से इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, यानी कि मौसम जो आज बेहतर हो रहा है कल मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो ना इस लाहौर के मौसम को एंजॉय करने के लिए यकीनन आप भी बाहर जाएंगे और बाकी बासी भी इंजॉय करने के लिए ज़रूर मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख करेंगे, क्योंकि मौसम जब खुशगवार होता है तो आपके जो अंदरूनी मामला जो आप थोड़ा सा उदासी भी अगर महसूस कर रहे हैं तो मौसम के बदलते तेवर देखकर एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए जो है वो आप अपनी उदासी भूल जाते हैं और लाहौर की फ़िज़ाओं को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर खुशबू जब महक रही हो फूलों की तो वो और ही ज़्यादा ताज़गी का एहसास दिलाती हैं। तो आज मौसम कुछ बहुत ही रंगीन मिजाज दिखा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए शहरियों के हवाले से तो हमारे शहरी भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आज जी। थैंक यू कोमल। मौसम तो अच्छा है लेकिन मौसम अभी उस तरह का चल रहा है कि हब्स भी होगा, बारिश भी होगी और उसके बाद आपको चीज़ें फील करना पड़ेंगी। चलें जी, आने वाले दिनों में मौसम की बेहतरी की नवीद भी है। अभी हमने आपको बताना है जी आज की रेट लिस्ट क्या है आज के भाव सेगमेंट में। मार्केट में फरीहा मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। ओवर टू यू
जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे सब्जियों की कीमतों में इजाफे और ज़ायद नर्ख पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना जो है वो मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपये है, ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 70 रुपये है, ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 400 रुपये मुकर्रर की गई है सरकार की जानिब से, लेकिन ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 900 रुपये, ओपन मार्केट में 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मौसमी सब्जियां हैं इनकी कीमतें भी जो है सरकारी रेट से तकरीबन 50 से 60 रुपये का हमें डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 280 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 330 तक फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 90 रुपये, ओपन मार्केट में 140 में फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 130 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 160 में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 200 रुपये, ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 130 में फ़रोख्त की जा रही है। शलजम की सरकारी कीमत 120 रुपये है, लेकिन 30 रुपये इजाफे के साथ जो है मार्केट में 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अरबी की सरकारी कीमत 130 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 30 रुपये इजाफे के साथ 160 में फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेदपोश तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि चिकन, मटन और बीफ पहले ही गरीब आदमी की पहुँच से खासा दूर था, लेकिन अब सब्जियों की बढ़ती कीमतें और दुकानदारों की जानिब से जो महंगे दामों सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं, इससे जो है गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा, अपना ख्याल रखिएगा। आपने हमें बताया जी सब्जियों की कीमतें। इसके साथ साथ नाज़रीन हम ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं सब चीज़ें कवर करें और आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन दे दें। इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम भी इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, आपको घर बैठे तमाम इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहेंगे। डेंगू से आपने भरपूर जो है वो ख्याल रखना है, घरों में पानी जमा ना होने दीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।